गुजरात मॉडल है वो विकास का मॉडल नहीं है। गुजरात मॉडल है वो नफ़रत का मॉडल है। वो लगा जो है हमें बे और हमारा 25, यानी इसमें इनडायरेक्टली मुसलमानों से मुखातिब होकर बात कही गई थी कि मियाँ बीबी और इनके 25 बच्चे हैं, यानी सर हमें 5 और हमारा 25, ये माफ़ करना ये नारा था, यानी मैं मेरी 4 बीवियाँ और 25 बच्चे। तो बिल्किस बानो भी तो भारतीय समाज की एक औरत है, आप इसको मुस्लिम औरत ही क्यों लेते हैं? क्या हिंदुस्तान की एक औरत पर रैप हो जाएगा और उसको छोड़ दिया जाएगा, उसके विक्टिम्स को लोग खुशियाँ मनाएंगे, मिठाइयाँ बांटेंगे? वो आप कह रहे हैं हमारा मुद्दा नहीं है। जो सेक्युलर पार्टियाँ ओवैसी पर इल्ज़ाम लगाती है कि बीजेपी की बी टीम है, तो मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ कि आप मुसलमानों के इशू से क्यों भागना चाहते हो? अगर ओवैसी बिल्किस बानो के मुद्दे पर बोलता है, अगर ओवैसी तलाक के मुद्दे पर पार्लियामेंट पर बोलता है, अगर मुसलमानों के मकानों पर बुलडोजर चलता है तो ओवैसी बोलता है, तो आप भी बोलिए ना। आपके मुंह में किसने जो है कागज या मुंह में ठूंस दिया आपको? बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है, मुसलमानों में कैंडिडेट ही नहीं उतारती। कितने सारे इलेक्शन हुए, सिंगल कैंडिडेट नहीं होता। इसमें भी विधानसभा में मुझे उम्मीद नहीं कि एक सिंगल कैंडिडेट मुस्लिम होगा। में कोई भी मुसलमानों के इशू पर बोलता है और अगर उसके पास लीगल अवेयरनेस भी है, उसके पास दीन के बारे में मालूमात भी है, तो ऐसे में ओवैसी की तारीफ़ ज़रूर करनी चाहिए कि वो एक आदमी जो लीगली भी जानता है अच्छी तरह और दीनी मालूमात भी रखता है। ऐसे हमारे पास लोग नहीं है। जो लोग दीनी मालूमात रखते हैं, उनके पास लीगली मालूमात नहीं होती, तो कोई भी मुद्दा ओवैसी उठाते हैं, बहुत अच्छी बात है। सर, गुजरात चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को गुजरात में चुनाव है। क्या लगता है, क्या माहौल है? यहाँ गुजरात चुनाव के माहौल में तो मामला गर्म है, लेकिन इस बार जो सबसे बड़ा सवाल है, जो नई एंट्री हुई है आम आदमी पार्टी की, केजरीवाल की, उसको लेकर लोगों में है कि क्या होगा, ऊँट किस करवट बैठेगा? क्या आम आदमी पार्टी मतलब अपना परफॉर्मेंस जैसे पंजाब में किया वैसा यहाँ कर पाएगी कि नहीं? दूसरा सवाल है ओवैसी की पार्टी को लेकर कि उन्होंने कॉरपोरेशन के इलेक्शन में तो अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, लेकिन क्यों सवाल विधानसभा का है और विधानसभा में कंस्टिट्यूंसी बड़ी होती है और मुसलमानों का बहुत सा परसेंटेज जो है उस इलाके में कम होता है, तो क्या वैसा ही परफॉर्मेंस जैसा कॉरपोरेशन इलेक्शन में हुआ है वैसा होना चांसेस कम है, लेकिन कितना परफॉर्मेंस कर पाएगी, ये एक सवाल को लेकर है। फिर एक सवाल है कि मोदी जी का जादू जो और जगह चला यहाँ चलेगा का नहीं, ईवीएम को लेकर भी सवाल है। गुजरात मॉडल की बात, सारे सवाल हैं जी। देखिए, ये बात सही है कि गुजरात मॉडल है, उसकी बात होती है वर्ल्ड में चला, लेकिन असल गुजरात मॉडल है वो विकास का मॉडल नहीं है। गुजरात मॉडल है वो नफ़रत का मॉडल है। नफरत का मॉडल कैसे? मैं आपको बताता हूँ कि 2002 में जो राइट्स हुआ उसके असरात पड़े हैं और उस नफ़रत की जो माहौल बना उसमें पॉलिटिकल गेन किया एक पॉलिटिकल पार्टी ने, उसको आप नहीं भूलना चाहिए। यही एक गुजरात के इलेक्शन में नारा था 1986 में, कर्णावती ने सूझ हुई है, राम राज्य के गुंडा राज। ये स्लोगन से एक पॉलिटिकल एडवांटेज शुरू हुआ और बीजेपी धीरे धीरे बढ़ती गई। फिर गुजरात के एक इलेक्शन में नारा लगा, वो लगा जो है हमें बे और हमारा 25, यानी इसमें इनडायरेक्टली मुसलमानों से मुखातिब होकर बात कही गई थी कि मियाँ बीबी और इनके 25 बच्चे हैं, यानी सर हमें 5 और हमारा 25, ये माफ़ करना ये नारा था, यानी मैं मेरी 4 बीवियाँ और 25 बच्चे। तो गुजरात के ही इलेक्शन में नहीं बल्कि बहुत सारे इलेक्शन में जो है बीजेपी या आरएसएस संघ परिवार के लोग हैं, इनको कुछ ना कुछ नफरत वाला मुद्दा मिल जाता है। या तो कांग्रेस का कोई का स्टेटमेंट मणिशंकर अय्यर का मिल जाता है और उसको जो बीजेपी इस तरह से मतलब पेश करती है कि देखिए गुजरात को बदनाम किया जा रहा है, गुजरात के खिलाफ भी बोला जा रहा है, वो इस तरह पॉलिटिकल गेन हासिल कर लेती है। बात यह है कि 5 साल में चाहे आपने कितनी भी गलतियाँ की हो, छेले के 2-3 महीने के अंदर जो लोग पॉलिटिकल गेम होती है इश्यूज़ की और उसको गेन करके जो है चाहे नफरत का माहौल खड़ा करके या विकास की बात करके पॉलिटिकल गेन हासिल कर लिया जाता है। केजरीवाल भी दिल्ली मॉडल लेके आ रहे हैं। जी, केजरीवाल का दिल्ली मॉडल, वहाँ तो उसका मॉडल है, कहते स्कूल की बात है और इसकी बात है कि लाइट का जो है वो हम बिजली जो आपको मुफ्त देंगे, वो गुजरात के आम पब्लिक को मुद्दा भा रहा है। लेकिन एज ए मुस्लिम मुझे उससे परेशानी है कि वो बिल्किस बानो पर नहीं बोलना चाहते। अगर वो के ताल्लुक से अगर उन्हीं का पार्टी का मुस्लिम कोई अगर कॉरपोरेटर अगर जेल में चला जाएगा या उसको दंगों के केस में फंसा दिया जाएगा तो केजरीवाल जी खामोश रहेंगे, क्योंकि वो प्रो मुस्लिम इमेज नहीं लेना चाहते। तो मुझे पर्सनली एज ए मुस्लिम कम्युनिटी के मेंबर, मुस्लिम समुदाय को उनसे तकलीफ़ है कि आपको मुसलमानों का वोट तो चाहिए लेकिन पर्दे के पीछे चाहिए। आप मुसलमानों के इश्यू पर बोलेंगे नहीं, आप खामोश रहेंगे, तो ये सही बात नहीं है।
तो बिल्किस बानो भी तो भारतीय समाज की एक औरत है। आप इसको मुस्लिम औरत ही क्यों लेते हैं? क्या हिंदुस्तान की एक औरत पर रैप हो जाएगा और उसको छोड़ दिया जाएगा, उसके विक्टिम्स को? लोग खुशियाँ मनाएंगे, मिठाइयाँ बांटेंगे। वो आप कह रहे हैं हमारा मुद्दा नहीं है। अगर दिल्ली में जिस औरत निर्भया, जिसको हमने नाम से पुकारा था, उस औरत से गैंग रेप हुआ तो हिंदुओं के साथ मुसलमानों ने भी उस पर ऑब्जेक्शन उठाया था। तो मुसलमान तो कभी ऐसा नहीं कह रहे कि किसी हिंदू औरत के साथ हुआ तो हमारा मुद्दा नहीं है, लेकिन किसी मुस्लिम औरत के साथ होता है तो लोग कहते हैं हमारा मुद्दा नहीं। तो आप भारत की औरत के साथ का मुद्दा है, आप इसको हिंदू मुसलमान में क्यों आप लेना चाहते हो? ये सवाल है मेरा। लेकिन ओवैसी बिल्किस बानो पर बोले हैं और मुसलमान के हर मुद्दे पर बोलते हैं, उसके बाद भी उनके ऊपर आरोप लगते हैं कि ये सिर्फ बीजेपी की बी टीम है। जी देखिए, मुसलमानों के मुद्दे पर कोई अगर आदमी बोलता है तो अच्छी बात है, वो सिर्फ ओवैसी बोलता है तो आप भी बोलिए ना। जो सेक्युलर पार्टियां ओवैसी पर इल्ज़ाम लगाती है कि ये बीजेपी की बी टीम है, तो मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं कि आप मुसलमानों के इशू से क्यों भागना चाहते हो? अगर ओवैसी बिल्किस बानो के मुद्दे पर बोलता है, अगर ओवैसी तलाक के मुद्दे पर पार्लियामेंट पर बोलता है, अगर मुसलमानों के मकानों पर बुलडोजर चलता है तो ओवैसी बोलता है, तो आप भी बोलिए ना। आपके मुंह में किसने जो है कागज या मुंह में ठूंस दिया आपको? क्यों आप नहीं बोलना चाहते? या आप साफ कह दीजिए कि हमारे हिंदू वोट बैंक चले जाएंगे, हमारे हिंदू वोट चले जाएंगे, इसलिए हम मुसलमानों के मुद्दे पर खामोश। ऐसा कहिए ना। आप बजाय ओवैसी पर या एसडीपीआई पर या किसी भी मुसलमानों की पार्टी पर आप इल्ज़ाम लगाते हो, पहले अपने अंदर गिरेबान में तो झांक कर देखिए कि आप मुसलमान के मुद्दों पर क्यों खामोश है। मेरा सवाल है सेक्युलर पार्टियों से, अगर आप हिंदू, भारत के सब समुदाय के लोग हैं, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, आप इसमें बायस होकर क्यों बात करना चाहते हैं कि नहीं मुसलमानों के मुद्दे पर तो हम, जो ओवैसी बोलता है, आप भी बोलिए। आप सबके मुद्दों पर बोलिए, सिख पर, ईसाई पर, एसटी ओबीसी सबके मुद्दों पर बोलिए। ओवैसी गुजरात में 30 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया ओवैसी ने। क्या लगता है आपको कि मतलब यहाँ से वो कितनी सीटें निकाल पाएंगे, जबकि यहाँ पर भाजपा का दबदबा पहले से ही बहुत कायम है? देखो, रियलिटी तो ये है, देखो मैं आपको ग्राउंड रियलिटीज़ की बात अलग है। ओवैसी मुसलमानों के मुद्दे उठाते हैं, ये अलग बात है, लेकिन जीत पाएंगे नहीं, एक अलग सवाल है। मुसलमानों के मुद्दे पर सिर्फ ओवैसी नहीं, अगर कोई भी पार्टी आवाज़ उठाती है तो अच्छी बात है। हम चाहते हैं कि ये मामला बढ़ना चाहिए। हम चाहते हैं कांग्रेस उठाए, भाजपा भी उठाए मुसलमानों के। अगर वाकई जैसे बीजेपी के लोग दावा करते हैं कि हम तो मुसलमानों की भी हमदर्द हैं, उनके दुश्मन नहीं हैं, तो वो भी उठाए ना मुसलमानों के मुद्दे पर। वो भारतीय, जब सबके विकास की बात करते हैं तो सबके मुद्दे भी उठाने चाहिए। सवाल ये नहीं है। तो ओवैसी भी मुद्दा उठाते हैं तो वो भी उठाए, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ ये है कि सिर्फ जमालपुर में मुसलमानों की मेजोरिटी है और बहुत सारे जितने भी विधानसभा के इलाके हैं वहाँ पर मुसलमान ऐसी मेजोरिटी में नहीं है कि एमआईएम बहुत आसानी से जीत जाएगी। जमालपुर में तो मुझे यकीन है कि जो यहाँ के प्रेसिडेंट साबिर काबलीवाला जीत जाएंगे, इसलिए कि वहाँ के 3 कॉरपोरेटर ऑलरेडी इलेक्शन में जीत चुके हैं। बाकी के इलेक्शन में अगर ओवैसी के लिए भी मैं एक मुद्दा रखना चाहता हूँ कि अगर वो दलितों पर और एसटी ओबीसियों के लिए बात नहीं करेंगे या उनके इलाकों में उनका मतलब कैडर नहीं बढ़ेगा, तो उनके लिए और भी जगह राजनीति में कदम बढ़ाना आसान नहीं होगा। अहमदाबाद की दानी लिमड़ा सीट से ओवैसी ने एक दलित बेटी को टिकट दिया है, कौशिका परमार को। तो क्या लगता है ओवैसी का ये दलित कार्ड कुछ काम करेगा गुजरात? ये बहुत अच्छा कदम है और मैं तो ये समझता हूँ कि दलित और मुस्लिमों को और आगे और एकजुट आना चाहिए। लेकिन इसमें सबसे बड़ा रोड़ा जो अटका रहे हैं ना, वो वामसेफ के लोग हैं, वो है मायावती की बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं। वो आप देखिए कि वामन मेश्राम जो है भारतीय मुक्ति मोर्चा चला रहे हैं। अब ये लोग दलितों की पार्टी चलाते हैं। जब बिहार में बीएसपी ने साथ दिया ओवैसी का, लेकिन यूपी में नहीं साथ दिया। यूपी में इसलिए नहीं साथ दिया कि उनको डर है कि जो बीएसपी को जो मुसलमान वोट देते हैं वो अगर ओवैसी की तरफ चले गए तो हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो जो नाम निहाद दलित पार्टियां हैं वो भी मुसलमान ओवैसी के साथ इसलिए नहीं आना चाहते कि जो मुसलमान मतदाता वोटर्स जो हैं वो दलित पार्टियों को वोट देते हैं। अगर ओवैसी के साथ हम गठबंधन कर लेंगे तो वो ओवैसी की तरफ चले जाएंगे। तो फ्यूचर में अगर दलित मुस्लिमों का गठबंधन कहीं पर भी होता है, सिर्फ ओवैसी नहीं और लोग भी करते हैं, अच्छा है। मैं तो चाहता हूं कि एसटी ओबीसी के जो लोग हैं उनकी पार्टियां जो भी उनको ओवैसी के लोग हैं हमारे, उनको गठबंधन करना चाहिए। अच्छा, ओवैसी के ऊपर एक आरोप और लगता है कि वो सिर्फ जहां मुस्लिम लोग होते हैं वो सिर्फ वहीं पर अपने उम्मीदवार उतारते हैं। तो बात तो सही है, जिसका जहाँ कैडर होगा वहीं उतारेगा ना। देखिए, क्योंकि मुसलमानों के मुद्दे उठाते हैं तो मुसलमान, अब नफरत की राजनीति इतनी बढ़ गई है। मैं ये मानता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बेटर ये होना चाहिए कि हर पार्टी को सब इलाकों में जाना चाहिए।
लेकिन क्योंकि मुसलमान दलितों के और मुसलमानों के मुद्दे उठाते तो जाहिर सी बात है, जहाँ उनका कैडर होगा वहाँ पर उनको आवाज़ मिलेगी। अब आप बीजेपी का देख लिए, बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है, वो मुसलमानों में कैंडिडेट ही नहीं उतारती। कितने सारे इलेक्शन हुए, सिंगल कैंडिडेट नहीं होता। इसमें भी विधानसभा में मुझे उम्मीद नहीं कि एक सिंगल कैंडिडेट मुस्लिम होगा। कॉरपोरेशन में उतार देती है, मजबूरी तो अलग बात है। एमपी में तो आप सोच भी नहीं सकते। तो क्योंकि उनका बेस नहीं है, या तो मुसलमानों में ऐसे ही लोग रखे हैं जो कौम इनको अप्रिशिएट ही नहीं करती, कौम का कोई सपोर्ट ही नहीं है, ऐसे लोग बीजेपी को मिल जाते हैं मुसलमानों में से। हमने यहाँ पर गुजरात में काफ़ी क्षेत्र का मतलब दौरा किया, तो यहाँ पर एक थोड़ा सा हंसी वाला सवाल है। यहाँ पर लोग हर जगह ओवैसी को बी टीम बताया जाता है, लेकिन यहाँ के लोग बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो है वो बीजेपी की बी टीम है और आरएसएस का छोटा रिचार्ज है। देखिए, बी टीम का जो सवाल है उसमें ऐसा है कि जो सेकंड नंबर पर है वो थर्ड और फोर्थ नंबर वाले को बी टीम कहता है, चाहे वो ओवैसी की पार्टी हो, केजरीवाल की हो। अभी यहाँ गुजरात में सेकंड नंबर पर कांग्रेस थी, तो कांग्रेस को खतरा है किससे? आम आदमी से और ओवैसी के पार्टी से। तो हिंदुओं में केजरीवाल से खतरा है, मुसलमानों ओवैसी से खतरा है, तो कांग्रेस चिल्लाएगी कि ये बी टीम है दोनों। इस तरह का खतरा है। ये तो एक पॉलिटिकल गेम से अलावा कुछ नहीं है। बी टीम का जो इल्ज़ाम है वो बात है। लेकिन ये मतलब ये जो बात करते हैं, मैं कह रहा हूँ केजरीवाल की जो आपने उसकी बात की है कि मतलब हिंदुत्व का कार्ड खेलते हैं, तो वो छोटा रिचार्ज जो आरएसएस का है ना, वो तो मुसलमान देख चुके हैं। दिल्ली के दंगों में खामोशी, शाहीन बाग में उन्होंने अपना ये इरादा किया कि भैया लोगों को उड़ जाना चाहिए, ये स्टेटमेंट दिया शाहीन बाग के लोगों को। बिल्किस बानो के मुद्दे पर खामोश रहना, तलाक का मसला हो या हिजाब का मसला हो, उसमें वो खामोश रहते हैं। ये बताते हैं कि वो हिंदुत्व की राजनीति की तरफ जाना चाहते हैं। और प्रवीण तोगड़िया जी तो उनकी तो काफ़ी तारीफ कर चुके हैं, इसलिए वो एक उनका लेबल लगा आरएसएस का छोटा रिचार्ज है, वो सही में कोई गलत बात नहीं है। लोग उनको आज भी पब्लिक में अंदर आरएसएस का छोटा रिचार्ज ही मानते हैं, मुस्लिम तबका तो खास। अच्छा, ओवैसी संसद में मुस्लिमों की आवाज़ उठाते हैं, बिल्किस बानो पर बोले, 3 तलाक पर बोले, लेकिन उसके बाद भी मुसलमानों को उनको समर्थन नहीं मिलता है। ये कौम की कमनसीबी समझिए या बदनसीबी समझिए, जो कुछ भी हो। मैं ओवैसी पॉलिटिकली क्या करते हैं मुझे उससे मैं ना ओवैसी का पार्टी का आदमी हूँ, ना उनका कोई सिंपैथाइजर आप मुझे कह सकते हैं। लेकिन एक बात अच्छी है, पार्लियामेंट में कोई भी मुसलमानों के इशू पर बोलता है, और अगर उसके पास लीगल अवेयरनेस भी है, उसके पास दीन के बारे में मालूमात भी है, तो ऐसे में ओवैसी की तारीफ़ ज़रूर करनी चाहिए कि वो एक आदमी जो लीगली भी जानता है अच्छी तरह और दीनी मालूमात भी रखता है। ऐसे हमारे पास लोग नहीं है। जो लोग दीनी मालूमात रखते हैं, उनके पास लीगली मालूमात नहीं होती, तो कोई भी मुद्दा ओवैसी उठाते हैं, बहुत अच्छी बात है और उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। लेकिन मैं एक बात कहूँगा, ओवैसी का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट यह है कि वो जो है अकेले दूल्हे बना रहना चाहते हैं। वो मीडिया में कहते हैं ना कि मैं दूल्हा हूँ, मीडिया की चैनलों में, तो दूल्हे राजा बना रहना चाहते हैं। वो अपने कैडर को जो जिस तरह से वो हैं खुद बोल लेते हैं, उनका कैडर के लोग ऐसे नहीं बोल पाते। तो एक छोटी सी मतलब ओवैसी को चाहिए, उनको सोचना चाहिए उनकी पार्टी को अकेले दूल्हे राजे के बनाए, उनके कैडर के लोगों की भी ट्रेनिंग हो, उनको भी ऐसी अवेयरनेस दी जाए मुसलमानों के मुद्दों पर या भारत के बहुत सारे जो मुद्दे पर हैं, उनको लोग बोलने वाले चाहिए। तो राजनीति जो है, एक बात अहम मुद्दा मैं ये रखना चाहता हूँ जो ख़ास करके भारत के मुस्लिम समाज के लिए है कि चुनाव सिर्फ हमारे लिए राजनीति है, सिर्फ इलेक्शन की बेस्ड राजनीति नहीं होनी चाहिए। इलेक्शन के अलावा नॉन इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स होता है, उस पर हमारा फोकस नहीं है जब तक उसमें हम आगे कोई अच्छा कदम नहीं उठाते। मिसाल के तौर पर जो है इलेक्शन के अलावा मुसलमानों के मुद्दे पर बोलना, धरना देना, प्रदर्शन करना, प्रेजेंटेशन करना, कहीं हमसे नाइंसाफ़ी हो रही है तो एडमिनिस्ट्रेशन से बात करना, वो मुद्दों को लोगों के बीच में ले जाना, इसको कहते हैं पॉलिटिक्स, इसको कहते हैं राजनीति। तो मुसलमानों के मुद्दे पर बोलना, उसके लिए आवाज़ उठाना, ये सब तक हमारी कम्युनिटी में नहीं आएगा अच्छी तरह से, तो आप इलेक्शन के मैदान में कुछ भी नहीं कर पाओगे। जो कौम अपनी गली का गटर का ढकना सही करवाने के लिए एकजुट नहीं हो पाती, वो कौम इलेक्शन के चुनाव के मैदान में कुछ नहीं कर पाएगी। आप अपनी गली मोहल्ले में, छोटे मामले में भी आप ऑर्गेनाइज हो, आप ऑर्गेनाइज कहाँ हो? जो मुस्लिम ऑर्गेनाइटी छोटे से मामलों में ऑर्गेनाइज नहीं हो पाती, वो इलेक्शन में मैदान में कोई बड़ा काम कर पाएगी, ये उम्मीद रखना बेकार है। हमको चाहिए कि छोटे छोटे मसलों में जो फील्ड में काम कर रहा है, कोई लीगल में कर रहा है, कोई सोशल वर्क में कर रहा है, जो दीन के मामले में कर रहा है, मुस्लिम कम्युनिटी को हर मैदान में हर जगह ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा। ये ऑर्गेनाइजेशन की ट्रेनिंग मिलेगी तो जो है हम सही मुद्दे उठा पाएंगे, फिर इलेक्शन के मैदान में कोई अच्छा कदम उठा पाएंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.